कुछ और जरूरी बातें हम सीखते हैं। देखो, लाइट सोर्स आपको हर डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट करती हुई नजर आएगी, हर डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट करेगी, ठीक है। ये लाइट का सोर्स है। अगर इस लाइट को हम पास करें एक पोलराइजर से, किससे? पोलराइजर, जो कि निकोल प्रिज्म कहलाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जब हम लाइट को इसमें से पास करते हैं तो लाइट इसमें से गुजरने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही बाकी रह जाती है। इसी को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड, कि एक प्लेन पर लाइट को हमने पोलराइज कर दिया है, किसकी मदद से? पोलराइजर की मदद से, ठीक है। अब अगर हम इस लाइट को, पीपीएल को अगर मैं पास करूं किसी कंपाउंड सॉल्यूशन में से, किसमें से? कंपाउंड सॉल्यूशन में से, पोलैरिमीटर के अंदर, और इसे ऑब्जर्व करूं मैं, ये आंखें हैं भाई, मानो या ना मानो, इसलिए लिख देता है, ठीक है। आप अगर पोलैरिमीटर में ऑब्जर्व करो इस लाइट को तो दो बातें हो सकती हैं, कंडीशन वन, बल्कि तीन बातें हो सकती हैं। कंडीशन वन, लाइट जैसी थी वैसे ही इसमें से पास हो जाए, सही है, एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि लाइट क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, और तीसरी बात हो सकती है कि लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए। ये तीन पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है। अगर लाइट जिस तरह आ रही थी वैसे ही पास हो रही है, मैं कहूंगा कि ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या है ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, ठीक है। जो भी कंपाउंड था ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर वो लाइट को रोटेट करवा रहा है तो मैं इसे कहूंगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कहूंगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और वो मॉलिक्यूल जो क्लॉकवाइज कर रहा है और वो जो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, फॉर्मूला सेम होते हुए, स्ट्रक्चर सेम होते हुए, इनकी एबिलिटी मुख्तलिफ है लाइट को रोटेट करवाने की, तो वो कंपाउंड एक दूसरे की क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। और ये जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं, बट उस पर हम बात करते हैं, लेकिन फिलहाल इतनी बात आपके समझ आ गई। अब सवाल ये कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता क्यों है और ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं होता, तो जरूरी बात याद रखिएगा कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद है ये कायरल कार्बन, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, जरूरी नहीं है हो जाए, हो सकता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। सवाल ये कि कायरल क्या होता है? कायरल से मुराद होता है हैंड। कायरल से मुराद जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह कार्बन की चारों वैलेंसी बराबर नहीं होती। मतलब कि कार्बन की जो चार वैलेंसीज हैं इन पर अलग अलग एटम या एटम के ग्रुप अटैच होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग एटम या एटम के ग्रुप अटैच होते हैं। ऐसे कार्बन जिनकी चारों वैलेंसी अनइक्वल हो, कोई भी वैलेंसी एक जैसी ना हो, तो इस तरह के कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं?
कायरल कार्बन कहते हैं। इतनी बात समझ आ रही है कि कायरल कार्बन क्या है? कायरल कार्बन इज द कार्बन विच हैव ऑल अनइक्वल वैलेंसीज। तमाम की तमाम वैलेंसीज कैसी होंगी? अनइक्वल होंगी, कोई भी एक दूसरे की जैसी। ऐसे कार्बन कहलाते हैं कायरल कार्बन। और किसी कंपाउंड में इस कार्बन को हम कायरल सेंटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक तो लफ्जी मायने मैंने बताया हैंड, और केमिस्ट्री की इस्तिलाह में कायरल या फिर मैं कहूं कायरलिटी एसिमेट्री कहलाती है। किसी चीज में सिमेट्री का ना होना उसे कायरल बनाता है। कायरलिटी से मुराद किसी चीज का सिमेट्रिकल ना होना, किसी चीज का दो इक्वल हिस्सों में तकसीम ना होना उसे कायरल बनाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं इस बोर्ड के दो इक्वल हिस्से हो सकते हैं जो दोनों एक जैसे हों, हाँ शायद। अगर मैं यहां से बीच में से हाफ कर दूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही होंगे। ठीक है, और क्या दिख रहा है यहां पर? और किसे दो करें बीच में से? किसे? डोर को बीच में से दो कर दो। सर साकेन पकड़ लेंगे भाई, हाइपोथेटिकली। ठीक है, अगर मैं इस डोर को बीच में से हाफ करूं तो आपको क्या लगता है, क्या ये दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा? जवाब है नहीं। इक्वल से मुराद डायमेंशनली नहीं, हूबहू। कि अगर मैं इसे बीच में से हाफ करूंगा तो इस तरफ तो ग्लास आ रहा है, इस तरफ ग्लास है, इस तरफ तो हैंडल भी है, इस तरफ हैंडल है। इसका मतलब ये इक्वल पार्ट में तकसीम। आप कहो सर यहां से इक्वल कर देते हैं तो भी नहीं होगा, ग्लास तो आ जाएगा, हैंडल नहीं आएगा। आप कहोगे सर यहां से कर देते हैं, फिर मेरा ख्याल है ऊपर वाला पार्ट ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू नी। मतलब किसी भी तरह मैं इस डोर को दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। करेक्ट? मैं हाथ की बात करूं, क्या ये हाथ बीच में से हाफ करने के बाद, खुदा ना खास्ता, बात समझो, क्या हाफ करने के बाद दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे? जवाब नहीं। इस तरफ वाला पार्ट और इस तरफ वाला पार्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। करेक्ट? तो इसका मतलब हाथ भी जो है इसमें भी कायरलिटी पाई जाती है, एसिमेट्री पाई जाती है। बात समझ आ रही है? तो ये बात मेरे समझ आ रही है कि कायरलिटी का मतलब क्या है। कायरलिटी से मुराद है इस तरह के कंपाउंड जो कि दो सिमेट्रिकल पार्ट में तकसीम ना हो सके। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है या नहीं? सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल? ये सिमेट्रिकल है। वाई? बीच में से अगर मैं हाफ करूंगा तो ये दोनों पार्ट बिल्कुल सेम, तो ये सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये कायरल, इसमें कायरलिटी पाई नहीं जाती, और अगर कायरलिटी नहीं है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, दिस इज 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ये सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल? ये सिमेट्रिकल है, हाफ किया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें कायरल कार्बन है? कंपाउंड 1 में कायरल कार्बन है या नहीं? कायरल कार्बन है? कहां है कायरल कार्बन भाई? कायरल कार्बन तो वो है जिसकी सारी वैलेंसी अलग हो। क्या इसकी सारी वैलेंसी अलग है? क्या इसकी सारी वैलेंसी अलग है? नो। मैं पूछूं कंपाउंड 2 में कायरल कार्बन है? यस, इसकी तमाम वैलेंसी अलग है। ये CH3 अलग है, Br अलग है, H अलग है, C अलग है। इसकी मैं बात करूं तो H अलग है, Br अलग है, CH3 अलग है और C अलग है। इसका मतलब यहां पर कायरल कार्बन एक नहीं बल्कि दो हैं। लेकिन कायरल कार्बन के होते हुए, एसिमेट्रिकल कार्बन के होते हुए इस कंपाउंड के अंदर सिमेट्री पाई जा रही है। तो एक बात और मेरे समझ आई कि कायरल कार्बन का होना इस बात की जमानत नहीं है कि कंपाउंड भी कायरल होगा। बात समझ आ रही है?
ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन तो हो लेकिन दो इक्वल पार्ट में तकसीम हो जाए, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। क्या कहते हैं? आगे चलकर इसके बारे में मजीद बात करूंगा, बस याद आया तो मैंने कहा बता दूं आपको। ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन हो लेकिन दो इक्वल पार्ट में तकसीम हो जाता हो, इसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं? तो इस तरह के मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन तो है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है फिर भी, तो वो मीजो कंपाउंड कहलाएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे? बोलो भाई, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? इनएक्टिव होंगे ये। सही है। तो कुछ आइडिया मुझे हुआ तीन चीजों का। क्या? कायरल कार्बन क्या है? वो कार्बन जिसकी तमाम, अच्छा मुझे बताओ क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? क्या इसमें कायरल कार्बन है या नहीं है? इस कार्बन की तमाम वैलेंसी अलग हैं, तो दिस इज कायरल कार्बन। बात समझ आ रही है? कायरलिटी से मुराद क्या है? कायरलिटी से मुराद होता है एसिमेट्री, किसी चीज के अंदर सिमेट्री का ना होना। जब किसी एक चीज के अंदर सिमेट्री नहीं है तो जब आप उसे इक्वल हाफ करोगे तो दोनों पार्ट सिमिलर या सेम नहीं होंगे। तो कायरलिटी से मुराद होता है एसिमेट्री। क्या ये तीन बातें आपके समझ आ गई? सही है। अब दो बातें मुझे आपको और समझानी है। गंदा करने का दिल नहीं कर रहा, इतना अच्छा लग रहा है डस्टर, दिल कर रहा है हाथ से मिटा दूंगा। अच्छा मिटाऊं नहीं, मैं भी यही चाह रहा था कि मैं बुक में जो एग्जाम्पल है पहले वो यूज कर लूं मैं। एक ही एग्जाम्पल है, पहले यूज कर चुका हूं, एक और है। नहीं एक ही है, चलो जाने दो। देखो बच्चों, ये मेरे पास एक कंपाउंड है जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था। ये एक अमीनो एसिड है ना? क्या इसमें कायरल कार्बन है? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? यस। दो हाफ पार्ट में तकसीम नहीं हो सकता कायरल कार्बन भी। मैं इसे आईना दिखा देता हूं, ये मिरर का सिंबल आप कह लो, ठीक है। अगर मैं इसके सामने मिरर रखूं, मिरर में आपके साथ भी होता होगा, उल्टा हाथ सीधा लगता है, सीधा हाथ उल्टा लगता है, बट सर और पैर अपनी जगह पर रहता है। तो उसके साथ मुझे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। अगर इसके सामने मिरर रखूंगा तो ये जो NH3 है, सॉरी NH2 एसिड है ना, ये इधर आ जाएगा, सर और पैर के साथ कुछ नहीं होगा, NH2 ऐसे ही। ये कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कि कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 एक दूसरे के क्या है, मतलब ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और ये वाला भी एग्जिस्ट करता है, जो कि एक दूसरे के क्या है। अच्छा ऐसे वाकई ये मत समझना ये कंपाउंड को मैं लाकर यहां रखूं और उसे शीशा दिखाऊं तो एक और कंपाउंड बन गया, नहीं, ये अलग एग्जिस्ट करता है, ये अलग एग्जिस्ट करता है। बस यूं समझो कि मैंने मिरर रखकर बस समझाया है कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर रखने की वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये मत समझना कि मिरर रखा तो ऐसा हो गया, नहीं, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। बस समझाने के लिए कि अगर इस कंपाउंड और इस कंपाउंड की बात करें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, जिसके अंदर सेंटर के अराउंड जो 3D अरेंजमेंट है वो मुख्तलिफ है ना, और तो कोई फर्क नहीं है। तो स्टीरियो आइसोमर्स है ये।
मैं इस कंपाउंड को उठाता हूं, थोड़ी सी विजुअलाइजेशन चाहिए आपकी, इसे उठाता हूं, उठा लिया और लाकर इसके ऊपर रख देता हूं। जब मैं रखूंगा तो CH3 पर बैठ जाएगा, कार्बन कार्बन पर बैठ जाएगा, H पर बैठ जाएगा। इसे कहते हैं सुपर इंपोज होना, ठीक है। लेकिन क्या ये CH3 इसके ऊपर सुपर इंपोज हो पाएगा? जवाब है इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड वन एंड टू आर मिरर images of each other but non superimposable। ऐसे कंपाउंड बेटा जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो हो लेकिन एक दूसरे पर सुपर इंपोज ना हो, ऐसे कंपाउंड जो हैं वो एनेंशियोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो अगर पेपर में आपसे डेफिनेशन पूछ ले एनेंशियोमर की तो आप कहोगे क्या? कि ऐसे कंपाउंड जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज तो हो लेकिन सुपर इंपोजिबल ना हो, ठीक है। क्या कहूंगा मैं कहूंगा मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इंपोजिबल। सही है, ठीक है। अंग्रेजी में चाहो तो अंग्रेजी में लिख लो कि आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इंपोजिबल आर कॉल्ड एनेंशियोमर। नोट्स में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जब नोट्स मिलेगा। ये मिटा दूं ना? मैं यहां पर कुछ कंपाउंड्स बना रहा हूं बच्चों। क्या बना रहा हूं? कुछ कंपाउंड बना रहा हूं। आपने 2 बातें बतानी है, 3 बातें बतानी है, बल्कि 4 बातें बतानी है। सबसे पहली बात कि जो मैं कंपाउंड बना रहा हूं वो एक दूसरे के आइसोमर है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मिरर इमेज है या नहीं। तीसरी बात सुपर इंपोजिबल है या नहीं। चौथी बात ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, ठीक है। ये 4 बातें आपने बतानी है। इसे पहचानो, ये है कौन? ये है डॉन। सही है, ये है आपके पास 2,3 डाइब्रोमो इथेन। नाम लिख लेना भाई। इसे मैं कहता हूं कंपाउंड 1। मुझे पता है कुछ लोगों को पहले से ही पता है और मुझे ये भी पता है कि वो भूल गए हैं, तो उन्हें भी मौका देंगे कि अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। देखो भाई, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 एक दूसरे के क्या हैं? पहले बताओ, ये चारों एक दूसरे के आइसोमर हैं या नहीं?
है या नहीं? क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला सेम है, सिंपल सी बात। सही है। फिर आप मुझे बताओगे कि कंपाउंड 3 और 4 एक दूसरे के क्या हैं? अच्छा, एक बात मैं और बता देता हूं, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 3 दिख रहा है आपको? क्या ये आइसोमर्स हैं? हाँ, क्योंकि फॉर्मूला सेम है। बट मैं आपसे पूछूं, क्या इसमें कायरल कार्बन है? क्या इसमें कायरल कार्बन है? यस, है ना? तो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे एक दूसरे के ये। अभी मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा कि सिमेट्रिकल है या नहीं है, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, एक है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकता है और एक नहीं करवा सकता, क्या ये भी डिफरेंट एबिलिटीज नहीं है? क्या एबिलिटी यही है कि रोटेट करवाए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एक अगर रोटेट करवा रहा है और दूसरा नहीं करवा सकता, तो क्या ये भी डिफरेंट एबिलिटीज नहीं है? ये भी तो डिफरेंट एबिलिटीज हैं, एक नहीं कर पा रहा है, एक कर पा रहा है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। क्या ख्याल है? तो बात ये है कि कंपाउंड 1 और कंपाउंड 3 को देखो, आइसोमर तो हैं ये, ऑप्टिकल आइसोमर तो हैं ये, बट मिरर इमेज है एक दूसरे के? नो। सुपर इंपोज हो जाएंगे? नो। इसे उठाकर इस पर रखो, हो जाएगा? नो। तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी ना हो और सुपर इंपोजेबल भी ना हो, ऐसे आइसोमर्स डाई स्टीरियोमर कहलाते हैं। ये भी आपके पास आइसोमर्स हैं, ये भी आपके पास स्टीरियो आइसोमर है, ये भी आपके पास ऑप्टिकल है, बट क्या कहा मैंने? नॉट मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजिबल। मैंने यहां पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस लिख दी हैं, कौन किसका एनेंशियोमर है, कौन किसका डाइस्टीरियोमर है, लिख दो। कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 एक दूसरे के क्या है? एनेंशियोमर। कंपाउंड 3 कंपाउंड 4 एक दूसरे का क्या है? एनेंशियोमर। कंपाउंड 1 और कंपाउंड 3 एक दूसरे के क्या है? डाइस्टीरियोमर। कंपाउंड 1 और कंपाउंड 4 डाइस्टीरियोमर। कंपाउंड 2 और कंपाउंड 3 डाइस्टीरियोमर। कंपाउंड 2 और कंपाउंड 4 डाइस्टीरियोमर। लिख दो। समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो और भी अच्छी बात है, टेंशन खत्म जिंदगी से। क्या बंदा टेंशन लेके घूमे, क्या स्टीरियोमर क्या डाइस्टीरियोमर, चिल मारो। लेकिन आप फिक्रमंद इंसान हो और आपको फिक्र है कि आपको नहीं पता तो मुझसे पूछ लो। इन चारों कंपाउंड में से ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, कौन नहीं होगा? ऊपर वाले तो इनएक्टिव हैं दोनों, बता नहीं रहा हूं, इनकी आवाज को बुलंद कर रहा हूं। ऊपर वाले तो दोनों इनएक्टिव हैं भाई, ऊपर वाले ही दोनों एक्टिव हैं, नीचे वाले इनएक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वालों में तो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है ना? हाफ करो, हाफ किया, ऐसे जब फोल्ड करोगे तो देखो CH3 पे CH3 बैठ रहा है, ऐसे ही एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो जाएंगे। बात समझ लो? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये तो मीजो कंपाउंड है भाई, मीजो कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, दोनों के साथ ये कहानी है। तो ऊपर वाले दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, नीचे वाले दोनों मीजो कंपाउंड हैं। कायरल कार्बन तो है बट ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो कोई मुश्किल बात है? नहीं। यस, क्योंकि कायरल कार्बन भी है और दो इक्वल पार्ट में तकसीम भी नहीं हो सकता है। इक्वल पार्ट में तकसीम हो सकता है? इक्वल पार्ट से मुराद ये नहीं कि इक्वल कर दो बस, इक्वल पार्ट से मुराद जो आपने हाफ किए हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे के जैसे हैं?
पोजीशन डिफरेंट है, और नीचे वालों को हाफ करो पोजीशन भी सेम है। तो कायरल कार्बन भी हो और एसिमेट्री मौजूद हो, कायरलिटी मौजूद हो, सिमेट्रिकल ना हो। तो सवाल, अगला टॉपिक बहुत संगीन टॉपिक है जिसका नाम है बेंजीन। पेपर में 2 लॉन्ग बनते हैं इससे और 2-3 शॉर्ट भी बनते हैं इससे। इस चैप्टर में अगर कोई सबसे अहम टॉपिक है तो वो बेंजीन ही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर से पहले लिखवा तो दिए सारे इंपॉर्टेंट, लिखवाए थे ना शॉर्ट और लॉन्ग। चांद आया है, फुल आया, खेल रहे तुम लोग।